हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में स्वागत है। बात करते हैं आज हम लोग एक टेस्ट के बारे में। टेस्ट से ये पता चला कि किसी भी वस्तु का या किसी सामान का हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कैसा उसका रिजल्ट आता है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, अर्थात हमें एक ब्रिक्स का यानी ब्रिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट यानी हमें एक ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट याद करना है। ये अक्सर सिविल वाले, सिविल के स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट जो होंगे, बीटेक डिप्लोमा जो भी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए मतलब ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो इस टेस्ट को एक बार देख लेंगे, ये काफ़ी मतलब इसमें ज़रूरतों को बताया गया है और फॉलो किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो क्या क्या है। पहला इसमें देखने को हमको मिल रहा है प्रोसीजर में हम लोग फॉलो करते हैं। प्रोसीजर कैसे इसको फॉलो किया करना है कि हमें लिखा हुआ है कि रेडी टू ब्रिक सैंपल। रेडी यानी किसी भी ब्रिक को हमें तैयार सैंपल को कैसे तैयार करें, क्या करना होगा, उसे किस तरह से हम फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं पहला प्रोसीजर है हमारा ब्रिक्स, यानी पहला प्रोसीजर हमारा ब्रिक्स जो दिया हुआ है। ब्रिक्स में मतलब ये बता रहा है कि यदि हम ब्रिक्स का एक सैंपल अगर हम लेते हैं तो उसे कैसा लेना होगा। तो ब्रिक्स के याद रखिए फ्रेंड, जब भी हम सैंपल लेंगे, सैंपल हमारा बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग, सरफेस एकदम बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। कॉर्नर वॉर्नर उसका बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्रॉग व्रॉग एकदम बिल्कुल स्पष्ट तरीक़ा से अच्छे से दिखना चाहिए। मार्क एकदम बिल्कुल अच्छे से। इस तरह से पहला हमें सैंपल ब्रिक का लेना है। ब्रिक लेने के बाद फिर दूसरा क्या है कि वाटर और टेम्परेचर। याद रखिए फ्रेंड्स कि हम जब भी उसे ब्रिक्स का सैंपल ले लेंगे तो ब्रिक का सैंपल लेने के बाद 24 आवर के लिए हमें उसे वाटर का यानी क्यूरिंग के लिए करना होता है। जब 24 घंटे के लिए हम उसे पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होता है कि जितना भी उसके अंदर वैट्स वगैरह रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, वो उसको भर लेगा। भरने के बाद वो मतलब थोड़ा काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देने लायक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस वाटर में हम उसको भिगोएंगे उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस। इससे इतना ही होना चाहिए, अर्थात एक रूम टेम्परेचर की तरह। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। आगे है मोर्टार विथ फ्रॉग। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मोर्टार यानी हमारा मसाला को जो हम मसाला बनाएंगे उस फ्रॉग को भरने के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगर एक ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स जो होगा, मान लीजिए ये ब्रिक्स है हमारा, ये दिख रहा है, मान लीजिए एसी कंपनी का कोई ब्रिक्स है, इसका मान लीजिए ये फ्रॉग, इस वाले भाग को हम लोग फ्रॉग होते हैं। जो ये गोल सा दिख रहा है ये सर्कल, उसमें देखे होंगे आप लोग गड्ढा टाइप का दिखता है, उसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। और इसी वाले भाग में हमारा क्या है कि मसाला का मोर्टार भरा जाएगा। वो कितने का रेशियो रहेगा, तो मोर्टार का रेशियो देख सकते हैं यहाँ पे 1:3 का। 1:3 का जब हम मोर्टार इसके अंदर फिलअप करेंगे तो फिर इसके बाद फिलअप करने के बाद हम लोग इसकी फिलअप करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि हम जब भी इसके अंदर फिलअप करेंगे वो इस वाले में फ्रॉग में 3 हमेशा डाउन होना चाहिए। 3 मतलब इसके अंदर भरने पे करीब 6 या 7 का गड्ढा होता है, 7 का या 8 का। तो उसमें से हम 5 से 6 ही भरेंगे, उसमें से करीब 3 हमें फ्रॉग का गड्ढा रहने देंगे ताकि उसको हमें आगे और उसका काम है। और हमारा जो मोर्टार का जो सैंड का साइज़ होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो जो 3 अर्थात कोर्स सैंड होना चाहिए। कोर्स सैंड होगा तो काफ़ी मतलब अच्छा स्ट्रेंथ देगा, नहीं तो ये नहीं दे पाएगा। फ्रेंड्स, मोर्टार को जो हम फिलिंग कर लेंगे तो क्या होता है कि उसे हम ड्राई मेथड के लिए रखते हैं, अर्थात उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर में यानी नॉर्मल वातावरण में हम उसे 24 घंटे के लिए हम क्या करेंगे कि उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो 24 घंटे बाद सूख जाएगा तो फिर उसे हम क्यूरिंग के लिए भेजते हैं। क्यूरिंग के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि उसे हम 3 दिन के लिए क्यूरिंग, अर्थात उसे पानी टैंक में अंदर से हम उसे डाले रहते हैं, जिससे कि मतलब वो आसानी से मतलब अच्छे से क्यूरिंग हो जाता है। याद रखिए फ्रेंड, जब भी हम सैंपल लेंगे तो सैंपल में हमें नंबर ऑफ़ 3 वीक्स लेना है। नंबर ऑफ़ 3 वीक्स ही हमेशा एक सैंपल अगर तैयार करना है तो एक सैंपल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमें 3 वीक्स लेना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब हमारा 3 डेज हो जाएगा क्यूरिंग का, आफ्टर क्यूरिंग के बाद, तो क्यूरिंग के बाद हमारा अगला प्रोसीजर क्या होता है उसका टेस्टिंग का। उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे, क्या है उस तरह किस तरह से उसका प्रोसीजर है, तो उसको देखते हैं। टेस्टिंग वर्क इसका क्या है। पहला है फेसेस इसका मतलब होता है फेस उसका कैसा हमें रखना है, किस तरह से हम उसको अच्छे से रख करके निकालने के बाद किस तरह से रखेंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब हम उसे निकालेंगे कुछ टाइम के लिए तो उसे हम थोड़ा सा समय के लिए मतलब थोड़ा झुकने के लिए छोड़ देंगे कुछ घंटे के लिए, ताकि अच्छे टेम्परेचर में। फिर जब देखेंगे पानी वानी उसका जब सूख जाएगा तो उसे फेसेस ला करके उसका
अच्छे से रख देंगे। फेसेस उसका रहेगा हमेशा जो नीचे का बॉटम फेस रहेगा, यानी जो स्मूथ फेसेस सरफेस होता है उसको हम हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं, और जो ऊपर का फ्रॉग वाला रहेगा उसे अपवर्ड साइड यानी ऊपर की तरफ रखा जाता है। वो ये फेसेस का मतलब। अब बात करते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या होगा। तो उसमें प्लाईवुड और आवर यानी प्लाईवुड या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करेंगे। वो क्या है फ्रेंड्स, ये एक अलग ही मेथड है। अभी तक हम लोग जानते आ रहे थे कि मतलब उसके अंदर मोटार फिलअप कर देते थे, मोटार भर करके पूरा फुल अप, फिर उसके बाद क्यूरिंग कर देते थे। क्यूरिंग करने के बाद अच्छे से फिर उसको हम डाल लेते थे अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन के अंदर। जब उसके अंदर जब डालते थे लोड तो वो ब्रेक हो जाता था। बट इसमें कुछ और ही है, एक IS कोड को फॉलो करके इसमें बनाया गया है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से उसमें मैच करेगा मैक्सिमम चीज़। आप लोग को बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज़ नहीं बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं प्लाईवुड क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें याद रखिए फ्रेंड्स, जो उसके देखेंगे सरफेस, यानी हम जो आपको ऊपर बताया हुआ था कि इसके जो फ्रॉक का जो गड्ढा है वो 3 mm डाउन भरने के लिए, जो 3 mm डाउन भरने के लिए बोले थे फ्रेंड्स, इसमें प्लाई का 3 mm का 3 प्लाई लेना है, यानी 3 mm का 3 प्लाई। तीनों प्लाई का साइज़ जो होगा 3 mm उसका मतलब इतना, मतलब बिल्कुल इतना मोटा होना चाहिए 3 mm जब होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जो बिल्कुल फ्रॉक के साइज़ में क्या है कटिंग करके उसके अंदर फिलअप कर देना हो ताकि स्मूथ बराबर हो जाए। फिर उसके ऊपर एक प्लाई का टुकड़ा 3 mm का बराबर रखा जाएगा। अर्थात इसकी उम्र जब इस गड्ढे में 3 mm हमारा जब फिलअप हो जाएगा तो इसमें फिलअप करने के बाद फिर इसके ऊपर भी 3 mm का प्लाई का टुकड़ा रखा जाएगा, और एक टुकड़ा इसके बॉटम में जब हम प्लेट लगाएंगे तो उसके बॉटम के नीचे में, यानी दोनों को लगाकर फिर उसके बाद इस पर लोड बियर किया जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर हम लोग प्लाई नहीं मिल पाता है 3 mm का प्लाई अगर मार्केट में नहीं मिल पाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कर देंगे। अर्थात इस फ्रॉग में 3 mm इसके बराबर में पूरा फिलअप करने के बाद फिर कुछ समय बाद जब ये फिलअप हो जाएगा तो इसके ऊपर से भी 3 mm तक का लेयर पूरा फिलअप कर देंगे। अर्थात ये टोटल 3 mm हाइट्स, टोटल ऊपर 6 mm हो गया। कैसे 6 mm हुआ इसको ध्यान दीजिए। जैसे 3 mm इसके अंदर जो डाउन किए हुए थे वो भरे, फिर उसके बाद 3 mm इसके ऊपर भर दिए, टोटल 6 mm भराया। लेकिन अगर इसके नीचे भी देखा जाए, नीचे के भी क्या होता है कि स्मूथ सरफेस मिलेगा, अंदर का कहीं गड्ढा मिल जाता है, कहीं दबा हुआ मिलता है, तो उस सरफेस को फिलअप करने के लिए इसमें भी 3 mm का इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाएगा। जब 3 mm का प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग करने के बाद फिर उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग यहाँ पाएंगे लोड अप्लाइड। लोड अप्लाइड करने के लिए एक ही है 40 N/mm² का पर मिनट लोड हम लोग इस पर अप्लाइड करेंगे, यानी 14 N/mm² इतना का लोड हम लोग डालेंगे पर मिनट्स में। तो वो जितने में ब्रेक होगा, तो फ्रेंड्स जब हम 14 N का लोड डालेंगे फिर उसके बाद जितने हमारा फोर्स पर हमारा ब्रेक जाकर टूट जाएगा उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद तीनों ब्रिक्स को तोड़ेंगे, तीनों को लाइन से तोड़ने के बाद जो हमारा एवरेज वैल्यू आएगा वही हमारा ब्रिक का स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कितने नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे ब्रिक के टाइप्स है कितने, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और कॉमन ब्रिक और झामा ईंट। हम लोग जिसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी इसे कोई कोई लोग बोलता है, फोर्थ भी बोलता है, फोर्थ क्लास तक। लेकिन ये इसे फर्स्ट, सेकेंड और कॉमन ब्रिक बोला जाता है, फिर इसके बाद झामा ब्रिक्स बोला जाता है। इन तीनों का स्ट्रेंथ क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड जो हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है फ्रेंड्स 10 N/mm², जो आप लोग ये देख सकते हैं 10 N/mm²। और सेकेंड क्लास ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा 7.5 N/mm²। इसी प्रकार फ्रेंड थर्ड क्लास यानी कॉमन ब्रिक्स का स्ट्रेंथ जो होता है 3 N/mm²। और झामा ब्रिक्स इसका क्या है फ्रेंड्स की मतलब इसका ये लोड जब दिया जाता है तो ये अचानक कभी इससे नीचे पर भी कभी टूट जाएगा, कभी क्या होता है कि एकदम हाई पे जाकर टूट इस फर्स्ट क्लास को भी पार कर जाएगा। फर्स्ट क्लास को यानी अर्थात इतना पार कर जाएगा कि मान लीजिए 15 तक पहुंच जाएगा, 20 तक पहुंच जाएगा, 25 तक पहुंच जाएगा, यानी इसका वैल्यू एक तरह से मतलब फिक्स हो ही नहीं पाता है। ये इतना मतलब कभी कभी इतना मजबूत मिल जाता है कि मतलब जल्दी टूटता ही नहीं है। मतलब ये एक क्या होता है कि जब ये झामा ईंटा होता क्या है कि जब ब्रिक्स जो होता है ना जब काफ़ी मतलब भट्टे के अंदर जब ज़्यादा दिन तक नहीं मतलब ज़्यादा तेज़ लौ में जब उसको जल जाता है, काफ़ी मतलब जलने के बाद उसमें एक मतलब वो जो कि बहुत ज़्यादा ही जल जाता है, जलने के बाद वो झामा ईंटा बोला जाता है, जो कि इसका काफ़ी कभी स्ट्रेंथ मिल जाता है, कभी एकदम बेकार मिल जाता है। ऐसे बेकार बहुत कम ही मिलने का चांस होता है, मैक्सिमम तौर पर ये
काफ़ी हैवी स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसका मतलब नॉन है। इसका डिफाइंड अगर आप लोग को पता है तो इसके हमें कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होता है वैल्यू। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले ही वीडियो के लिए हमारा न्यू ब्लॉग को इंतज़ार कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आगे की वीडियो भी आप लोग को इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर हो जाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।